नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस अद्भुत श्लोक के बड़े खूबसूरत मायने हैं कि गुरु ब्रह्म है यानी रचनाकार है, गुरु ही विष्णु है जो पालनहार है, और गुरु ही शिव है जो आपके अज्ञान को नष्ट करता है। इस तरह से गुरु परब्रह्म है। योग एक ऐसा विषय है जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, और इसमें एक अच्छे और सच्चे गुरु की हमेशा आवश्यकता है, जो समय समय पर आपकी गलतियों से आपको अवगत कराता है और उसको सुधारने की विधि भी बताता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये प्रयास रहा है कि हम आपको बहुत डिटेल में, बहुत तफसील से आसनों के बारे में बताएं और उनको करने की विधि भी समझाएं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। तो चलिए सीखते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आप सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं, और दंडासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्वस्थासन में ले जाते हैं और एक्सटेंड करते हुए, सांस छोड़ते हुए पैर के दोनों अंगूठे पकड़ते हैं, यानी पादंगुष्ठासन पश्चिमोत्तानासन। ये पश्चिमोत्तानासन की स्टेज 1 है, जिसमें आप अपने दोनों एल्बोज को फ्लेक्स करते हैं और हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से स्पाइन को ऊपर उठाते हैं। कॉनकेव डॉर्सल होनी चाहिए। ये कॉनकेव पोजीशन है टू बिगिन विद, शुरू करने के लिए। इसके बाद अगर आपकी तैयारी है या आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप अपने हाथों को और एक्सलेशन के साथ खींचते हैं और पैरों की आउटर एज के मिडिल को पकड़ते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी बॉडी कितना तैयार हो रही है। स्पाइन का और एक्सटेंशन होता है और आप प्रिपेयर करते हैं अपने को पोज की फाइनलिटी में जाने के लिए। एक बार फिर आप इस एक्सटेंशन को आगे बढ़ाते हैं और एड़ियों के दोनों कोरों को पकड़ते हैं। ये काफ़ी दूर की स्थिति है, इससे आपको बिल्कुल बात समझ में आती है, स्पष्ट होती है कि आपकी स्पाइन, आपके लेग्स तैयार हैं पश्चिमोत्तानासन की ओर अग्रसर होने के लिए। फिर एक स्ट्रॉन्ग एक्सलेशन के साथ आप हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से एंटीरियर स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं, एल्बोज को फ्लेक्स करते हैं और फोरहेड को अपने घुटने पर टिकाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी फ्लेक्स्ड एल्बोज आपके कंधे से ऊपर उठनी चाहिए, जो कंधों को वाइड करती हैं। योर शोल्डर्स हैव टू बी वाइड। इस पोज को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें स्पाइन के नीचे हार्ट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है और स्पाइन के आगे हार्ट होता है। यहाँ हार्ट जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, तो ये आपके हार्ट को रिजुविनेट करता है। ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि इसमें सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे मसाज हो रहा है तो ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा गोनाडल ग्लैंड्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से एक्सटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होता है और वो अपने को रिप्लेनिश करती हैं ब्लड के ज़रिए न्यूट्रिशन लेके। सो इन सब वजहों से और स्पाइन की मोबिलिटी जो इसमें है वो इतना एक्सटेंसिव एक्सटेंशन के बाद है कि ये स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। इस तरह से ये आसन आपके सर्वांगों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जब आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत थक चुके हों
तो रिजुविनेट करने के लिए बहुत अच्छा है। पश्चिमोत्तानासन जैसे आपको देख के लग रहा है कि बड़ा आसान पोज है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बैक स्टिफ होने की वजह से या बैक में पेन होने की वजह से ये पोज इस तरह से क्लासिकल तरीके से नहीं हो सकता। अगर आपने आउटर हील्स तक अपने एक्सटेंशन को बढ़ा लिया है प्रैक्टिस के ज़रिए, तो फिर आप इसकी फाइनलिटी में पहुंचते हैं जहां आप अपने हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। इसके मायने कि आपकी पूरी स्पाइन अच्छे से एक्सटेंड हो पा रही है और आप फाइनलिटी की ओर बढ़ चुके हैं। एक बार फाइनल पोज कर जाने के बाद इसमें आप 1 से 2 मिनट रह सकते हैं और फिर सांस लेते हुए एक बार पुनः दंडासन की पोजीशन में आते हैं। पश्चिमोत्तानासन वो सभी लोग जिनकी पीठ में दर्द है या स्पाइन में स्टिफनेस है शायद क्लासिक ना कर सकें, इसलिए हम आपको अब इसका इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे जो बहुत ही आसान है और आपको सारे इसके फ़ायदे भी देगा और आप ये पोज कर सकेंगे। तो चलिए सीखते हैं पश्चिमोत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन। पश्चिमोत्तानासन के इम्प्रोवाइजेशन को वो लोग ट्राई कर सकते हैं जिनकी स्पाइन बड़ी स्टिफ हो या बैक एक हो। ऐसी अवस्था में आप ज़रूर से ज़रूर बिना भूले अपने लिए कुछ हाइट का इस्तेमाल करेंगे जिस पे आप बैठेंगे। हमने यहाँ आपको एक ब्लैंकेट का यूज़ करना दिखाया है। अगर ये हाइट भी आपको कम लगे तो आप एक के बजाय 2 ब्लैंकेट या 2 तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। दंडासन में बैठने के बाद जिनको बैक में स्टिफनेस है या बैक एक है, अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे, यानी 1 फुट से 1.5 फुट तक। उसके बाद आप ऊर्ध्वस्थासन में अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। ये एक्सटेंशन आपके हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से शुरू होना चाहिए। लंबी सांस छोड़ते हुए आप कुर्सी के कोरों को पकड़ेंगे और फोरहेड कुर्सी के बेस पे रखेंगे। ये हाइट बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कुर्सी का इस्तेमाल हम आपको इसलिए करना दिखा रहे हैं कि ये एक आसान उपकरण है जो हर जगह मौजूद है। जब आप फोरहेड इस कुर्सी पे रखेंगे तो ज़रूर याद रखें कि आपकी एल्बोज़ उठी हुई होंगी जो कंधे से ऊपर होंगी। फ़र्ज़ कीजिए आप इस पोज़ का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लंबे बुखार या थकने के बाद करना चाहते हैं और ये पकड़ पाना भी आपके लिए दुखदाई है, तो आप अपने हाथों को चेयर के बेस पे रेस्टफुल स्टेट में रख सकते हैं। इस तरह से अभ्यास किया हुआ पश्चिमोत्तानासन न केवल आपको रिजुविनेट करेगा बल्कि धीरे धीरे आपकी बैक की स्टिफनेस को दूर करेगा, बैक एक को दूर करेगा, स्पाइन को मोबिलाइज करेगा और स्ट्रेंथ देगा। फिर आप गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के ऊर्ध्वस्थासन में दोबारा आएंगे और फिर दंडासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से आप इम्प्रोवाइजेशन का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा के अभ्यास में कर सकते हैं। अब हम आपको जानु शीर्षासन पोस्चर सिखाने जा रहे हैं जिसमें आप शुरुआत दंडासन में बैठ के करेंगे। अलाइनमेंट को एकदम ठीक तरीके से पकड़ लेने के लिए हम अपने विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि आप स्टिकी मैट के एक साइड को पकड़ लें, उसकी एज और आपका राइट लेग एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो वो अलाइनमेंट को फिक्स करता है। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को एक एंगल पे मोड़ेंगे, ऑब्टूस एंगल, जिसमें आपका घुटना और थाई एक लाइन पे नहीं होंगे। घुटना जितना आप पीछे लगा सकें उतना बेहतर है ताकि वो एंगल ठीक बन सके। आपके बाएं पैर का पंजा यानी सोल आपकी दाएं पैर की इनर थाई को टच करना चाहिए। इनफैक्ट आपकी लेफ्ट हील आपके राइट ग्रोइन के पास तक जाएगी। इस एंगल में एक बार बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं ऊर्ध्वस्थासन में। एक्सहेलेशन के साथ आप रोटेट करते हैं बाएं से दाईं ओर ताकि आपका लोअर एब्डोमेन भी रोटेट हो। इस रोटेशनल एक्शन और एक्सटेंशन के साथ आप लंबी सांस छोड़ते हुए आगे की ओर हाथ को स्ट्रेच करते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। पहली बार अंगूठा पकड़ के अपनी स्पाइन को ऊपर उठाएंगे और डॉर्सल कॉनकेव, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था पादंगुष्ठ की स्थिति, ऐसे ही आप यहाँ भी अपनी स्पाइन को कॉनकेव करेंगे। फिर एक और एक्सहेलेशन लेते हुए एल्बोज को साइड में स्ट्रेच करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आउटर एज ऑफ फीट को पकड़ेंगे। उसको पकड़ने से आपको ये अंदाज़ा होता है कि कैसे धीरे धीरे आपकी स्पाइन आगे खिंच रही है और आप तैयारी की ओर हैं, फाइनलिटी की तैयारी की ओर हैं। और फिर एक बार और गहरी सांस छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आउटर हील्स को पकड़ें।
वो आपको ये बताता है कि अब आपकी स्पाइन का एक्सटेंशन और आपकी मसल्स तैयार हैं जानु शीर्षासन की फाइनलिटी के लिए। और फिर आप और फोरहेड को रखेंगे घुटने के बाहर या घुटने के ऊपर, जैसी आपकी स्ट्रेचेबिलिटी हो। एल्बोज फ्लेक्स्ड रहेंगी और कंधों के ऊपर ले जाएंगे। इससे आपको और एक्सटेंशन की सुविधा मिलती है, चेस्ट वाइड होती है और कंधे भी पीछे से सिकुड़ते नहीं हैं बल्कि वाइड होते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि इन पश्चिम स्थितियों में जहां आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, आपका हार्ट आपकी स्पाइन के नीचे है एंड टुवर्ड्स दी ग्रेविटी है, जो आपको रिजुविनेशन देता है आपके हार्ट में। ये बहुत अच्छा पोज है, रिजुविनेटिंग पोज है जो स्ट्रेस रिलीव करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये पोज आपके लिवर और स्प्लीन को बहुत ताकत देता है, ये उसमें मसाज करता है और इस मसाजिंग मूवमेंट से उसमें जो रुधिर का संचार होता है उससे ये दोनों ग्रंथियाँ बहुत ताकत पाती हैं। जानु शीर्षासन इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा पोज है। हम इसे हाईली रिकमेंड करते हैं जिनका डाइजेशन वीक है। एक बार इस पोज को राइट साइड करने के बाद आप यही चीज़ लेफ्ट साइड भी करते हैं और उठने के लिए आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर सर के खींचते हुए ऊर्ध्व हस्तासन में आके वापस हाथ को अपने साइड पर रखेंगे और दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में वापस लाएंगे। इस तरह से आप जानु शीर्षासन भली प्रकार से कर सकते हैं। ये पोस्चर दिखने में बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ अक्षमताओं की वजह से, जैसे घुटने में तकलीफ, पीठ का स्टिफ होना या कमर में दर्द होना, आप इसे भली प्रकार से ना कर सकें और इसके अभ्यास से कतराने लगें। तो हम इससे बचने के लिए आपको इसका इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे जो बहुत ही आसान है और आपको इसके सारे फायदे देगा। आप बिना डरे हुए उसको रोज़मर्रा के अपने अभ्यास में शामिल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इम्प्रोवाइजेशन जानु शीर्षासन का। अब हम आपको जानु शीर्षासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ये इम्प्रोवाइजेशन उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन है जिनकी पीठ में दर्द है या स्पाइन बहुत स्टिफ है या मसल्स बहुत टाइट हैं। ऐसे हालात में आपको स्पाइन में चोट न लगे, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दंडासन में ही एक हाइट लेके बैठें। ये हाइट हमने यहाँ पे स्टूडियो में एक ब्लैंकेट के बराबर दिखाई है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं तो 2 या 3 ब्लैंकेट भी ले सकते हैं। आप दोनों बटक्स इस ब्लैंकेट पे रखेंगे और दंडासन में बैठेंगे और फिर अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे जानु शीर्षासन के लिए। दाएं पैर को आप थोड़ा वाइड करेंगे जो कुर्सी के एक पाए तक आ जाए, जैसे हमने आपको पहले दिखाया था क्लासिक पोज में कि आप एक कॉर्नर पे ले जाते हैं ताकि अलाइनमेंट बना रहे। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी सांस लेंगे ऊर्ध्व हस्तासन में और सांस छोड़ते हुए आप रोटेशनल एक्शन करेंगे जो आपके लोअर एब्डोमेन से शुरू होगा लेफ्ट टू द राइट और फिर एक्सहेल करते हुए आप आगे हाथ एक्सटेंड करते हुए चेयर पे ले जाएंगे। आपका फोरहेड चेयर के बेस पे रेस्ट करेगा और आपके हाथ कुर्सी के दोनों बार्स को पकड़ेंगे। इस हालत में भी आपको अपनी दोनों एल्बोज को उठा के फ्लेक्स करके रखना है। आपकी एल्बोज की स्थिति आपके कंधे की सीध में होगी। आपके एल्बोज कंधे से नीचे नहीं जानी चाहिए। ऐसा करने से आप चेस्ट को वाइड करते हैं और स्पाइन को और फॉरवर्ड एक्सटेंशन मूवमेंट में सहायता पहुंचाते हैं। इस पोजीशन में आप रह सकते हैं 1 मिनट से 2 मिनट तक। अगर आप बहुत थके हैं, ये रिजुवेनेटिंग पोज है, मान लीजिए लंबा बुखार रहा है या आपने बहुत लंबा दिन बिताया है और आपको हाथ फैलाने की भी ताकत नहीं है, ऐसी अवस्था में आप कुर्सी के ऊपर दोनों हाथ रख सकते हैं और विश्रामावस्था में हाथ रहेंगे। इससे ना आप थकेंगे और आपकी स्पाइन रिजुविनेट होगी। आपके हृदय के लिए ये बहुत अच्छा है, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने आपसे कहा लिवर और स्प्लीन पे काम करता है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन वो सारी मूलभूत स्थितियों को जस का तस रखता है, इसके बावजूद भी आपको कहीं भी दर्द या स्टिफनेस का एहसास नहीं होने देता। एक बार आप फाइनलिटी ऑफ द पोज में पहुंच जाते हैं तो फिर आप गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर ले जाएंगे ऊर्ध्व हस्तासन में और अपने पैरों को सीधा करके दंडासन में पुनः वापस आ जाएंगे। यही क्रिया आप अपने लेफ्ट साइड में भी रिपीट करेंगे।
अब हम आपको त्रियंग मुख एक पाद पश्चिमोत्तानासन नामक आसन सिखाने जा रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है हमारी पुरानी पुस्तकों में कि त्रियंग मुख का मतलब यहाँ ये है कि 3 अंगों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, घुटना, पैर और आपकी जांघ, इसलिए इसमें 3 त्रियंग मुख हम इसको नाम देते हैं। इसमें आप दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में बैठने के बाद आप अपनी एक टांग, यहाँ हम आपकी बाईं टांग मुड़वा रहे हैं, मोड़ेंगे जैसे कि आप वीरासन में बैठते हों। बाईं टांग को मोड़ते समय आप ध्यान रखें कि बायां काफ, लेफ्ट काफ टर्न करें इनसाइड आउट, ताकि जब आप बैठें तो लेफ्ट इनर काफ और लेफ्ट आउटर थाई एक दूसरे के बहुत करीब हों। ऐसा करने के बाद आप अपने पंजों पे ध्यान देंगे। लेफ्ट फुट बिल्कुल ज़मीन पे टिका होना चाहिए और लेफ्ट पैर की उंगलियां पीछे की ओर इंगित होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी पूरी उंगलियां यानी 5 उंगलियां पैर की ज़मीन को टच करें। इस अवस्था में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे ऊर्ध्वस्थासन में। एक गहरी सांस लेंगे ताकि आप अपनी स्पाइन को अच्छी तरह से खींच सकें और फिर आप एक रोटेशनल एक्शन करेंगे, यानी आप अपना लोअर एब्डोमेन लेफ्ट से राइट की ओर घुमा रहे हैं। इसके बाद एक एक्सहेलेशन के साथ, डीप एक्सहेलेशन के साथ हाथों को खींचते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ये एक्सटेंशन आपका हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से शुरू होता है और आप आगे बढ़ते हुए अपनी दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद आप एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को घुटने के आगे ले जाएंगे और फोरहेड अपनी शिन पे रखेंगे। अगर आप इतनी दूरी तक ना जा सकें और आपका फोरहेड घुटने पे आता है तो भी चलेगा, लेकिन स्पाइन का एक्सटेंशन पर्याप्त होना चाहिए। ये पॉस्चर बहुत ही कारगर पॉस्चर है, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा मसाज करता है, तो ये जो स्लगिशनेस है एब्डोमिनल मसल्स की उसको दूर करता है। ये साइड एब्डोमिनल एरिया की मसल्स को ट्रिम करता है। इसके अलावा ये फॉरवर्ड एक्सटेंशन है, फॉरवर्ड बेंड है, तो ये भी एक बहुत रीजुविनेटिंग पोज है। इससे आपकी स्पाइनल मसल्स बहुत टोन होती हैं, लेग मसल्स टोन होती हैं, तो ये एक बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है त्रियंग मुख एक पाद पश्चिमोत्तानासन। पोज की फाइनलिटी में पहुंचने के बाद आप एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को दोबारा से ऊर्ध्वस्थासन में ले जाएंगे और फिर से दंडासन में बैठेंगे। ध्यान रहे कि आपको यही एक्शन अपनी दूसरे तरफ यानी राइट साइड भी करना है। चलिए अब हम आपको इसका इम्प्रोवाइजेशन सिखाते हैं, ताकि वो लोग जो इस पोज को नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घुटने में दर्द है या उनकी स्पाइन स्टिफ है या कमर में दर्द है, वो भी इसे बड़े इत्मीनान से कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब हम आपको त्रियंग मुख एक पाद पश्चिमोत्तानासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर है जिनकी पीठ में दर्द है या स्पाइन बड़ी स्टिफ है या घुटने में तकलीफ है, तो वो लोग भी इस इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए इस पॉस्चर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप पहले दंडासन में बैठते हैं और फिर अपने लेफ़्ट लेग को बेंड करते हैं जैसे वीरासन के लिए। इस लेफ़्ट को बेंड करते समय अपने काफ मसल को टर्न करेंगे इनसाइड आउट और राइट लेग जो स्ट्रेट है उसकी बटक के नीचे एक वर्टिकल ब्लैंकेट रखेंगे। बहुत दफ़े ऐसा होता है कि शरीर का स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है या थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे हालात में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ब्लैंकेट लगाने के बाद अगर आपका शरीर टिल्ट कर रहा है तो आप अपने बटक के नीचे एक के बजाय 2 ब्लैंकेट लगाएंगे ताकि आपकी पेल्विक गर्डल एक लाइन पर रहे। क्लासिकल पोज में आपने देखा है कि बेंट लेग की इनर थाई और स्ट्रेट लेग की इनर थाई जुड़ी होती हैं, लेकिन इस इम्प्रोवाइजेशन में स्पेशली जिनको बैक एक है, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी स्ट्रेट लेग को थोड़ा सा डायगनली शिफ्ट कर लें और दोनों को इकट्ठा न जोड़ें। ऐसा करने के पश्चात आप फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्वस्थासन में एक्सटेंड करेंगे, एक्सहेल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये एक्सटेंशन आपकी हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से शुरू होता है और जब आप हाथ कुर्सी के पास तक ले जा देते हैं तो आप उसको पकड़ लेंगे और फोरहेड को कुर्सी के बेस पे रखेंगे
हमने आपको कुर्सी दी है, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा स्टिफ हैं तो कुर्सी के बेस पे आप एक और ब्लैंकेट रख के उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात इस पोज में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और फिर लंबी सांस लेते हुए आप हाथों को ऊपर उठाते हैं और इनहेल करके वापस आप दंडासन में बैठते हैं। यही क्रिया आप अपने दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी आप राइट साइड भी करेंगे और इस इम्प्रोवाइजेशन को ज़रूर अपने अभ्यास में शामिल करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आपके अभ्यास में, योगाभ्यास में सुधार आ रहा होगा। वो तमाम अभ्यासी जो बहुत सारे आसन नहीं कर सकते थे, वो ज़रूर इन इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए अपने अभ्यास को आगे बढ़ा रहे होंगे। मगर आप एक बात ज़रूर याद रखें, हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ इशू से जूझ रहा है और डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन दवा ले रहा है, वो अपनी दवा उसी तरह से लेता रहे। दवाओं का सेवन हमेशा डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए और उन्हीं के कहने पर बंद होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। योगाभ्यास के ज़रिए धीरे धीरे आपके रोग जब कम होते जाएंगे या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी दवाइयाँ उसी अनुपात में कम होती जाएंगी और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। हमें ये यकीन है कि आप अपनी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।